अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमारा अब थर्ड केस आ गया उसका एसएचएम का, जो कि आपका क्या है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बहुत सिंपल है, इसमें भी वही होगा। पेंडुलम का ये जो बॉब, पेंडुलम बेसिकली क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए ज़रा, पेंडुलम क्या होता है, एक बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है, धागा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक मेटल का एक बॉब होता है। क्या होता है? मेटल एक बॉब होता है। जैसे आपकी आम बॉल नहीं होती, बॉल और बॉब में फ़र्क है, ठीक है। ये बॉब एक मेटल की छोटी सी, वो जैसे हमारे पास वो होते थे ना मार्बल्स, उसी की तरह की एक मेटल का बना एक चीज़ होती है, इसको हम बॉब का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेंडुलम होता है। क्लॉक का पेंडुलम, उसमें आपने देखा होगा उसका पेंडुलम वो प्लास्टिक का, वो जो नीचे वाला जो राउंड वाला जो एरिया होता है बॉल की तरह का, वो प्लास्टिक का बना होता है। तो वो भी पेंडुलम है, ये भी पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है, एक मैंने जैसे कि बताया, एक आपकी स्ट्रिंग या धागा है जिसके साथ हमने एक मेटल के बॉल को बांधा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये आपका मेटल बॉब होता है। अच्छा, अब बेसिकली ये भी इसी तरीके से, इसी प्रिंसिपल से ही काम कर रहा है जो आपका बॉल एंड बॉल सिस्टम था। इसका अपना वेट ही रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स का हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम में समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे, ओ से ए तक इसको डिस्प्लेस करवाएंगे, ठीक है। अब जब हम छोड़ेंगे वापस कहाँ जाएगा, ओ की तरफ। ओ की तरफ इसने स्टॉप तो होना नहीं, कहाँ पे जाना है, बी की तरफ। ये वही मूवमेंट है जो इसने अपनी कंटिन्यू रखनी है। ये तो हमारा था मोशन ऑफ मतलब कि एसएचएम में जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ये अपनी मूवमेंट को रुकना ओ पे चाहिए, बी तक जाता है, फिर ओ पे रुकना चाहिए, फिर कहाँ पे चला जाता है, ए पे। इसकी स्पीड ओ पे मतलब कि मैक्सिमम होती है जब पेंडुलम मूव करके आया, तो ओ पे मैक्सिमम स्पीड होती है। बी पे जाते जाते क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वेट क्या करता है, ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाने लगता है। यानी आपका बॉब इस साइड पे जब ओ से बी की तरफ जाता है तो वेट कहाँ पे फोर्स लगाता है, ऑपोजिट साइड पे। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी बॉल एंड बॉल सिस्टम की, कैसा क्यों होता है, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आप सारे लेक्चर्स जो है ना मेरे कंटिन्यूस, मतलब कि जितने भी लेक्चर्स अब तक आपके अपलोड हो गए हैं चैप्टर 1 के, आप सारे लेक्चर्स देखेंगे प्रॉपरली एक पैटर्न के साथ, फिर ही आपको समझ आएंगे। वरना आप मतलब कि एक स्किप करके देख लिया, जैसे आप थर्ड केस पहले देख लें, बाद में फ़र्स्ट केस देख रहे हैं, एसएचएम का पहला लेक्चर आप बाद में देखें, 10th क्लास का सेकंड लेक्चर बाद में देखें, आपको इससे हो सकता है समझ ना आए, क्योंकि मैंने हर केस में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ मतलब बेसिक एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। फर्स्ट केस में मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल दी थी, सेकंड केस में भी दी, अब थर्ड केस में मैं जस्ट डायरेक्ट इसको समझा के आगे चलूँगा, ठीक है। तो आपने सारी वीडियोस जो हैं एक पैटर्न के साथ पहले फर्स्ट वीडियो देखे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आपको ये सारा सिस्टम जो है अच्छे से समझ आएगा। खैर, अब ये इसकी जो मूवमेंट है, आपने एक चीज़ पहले समझनी है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है। बेसिकली आपको सिखाया गया था 9th क्लास में, उसको ज़रा सा रिपीट कर लें। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या थी? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपकी ये थी कि एक आपकी फोर्स एक्ट कर रही है, मिसाल ले लेते हैं, एक फोर्स एक्ट कर रही है इस तरह से, मैंने उसको एफ़ का नाम दे दिया, वो कोई भी फोर्स हो सकती है, हो सकता है 60 न्यूटन हो। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपको क्या सिखाया गया था, हर फोर्स को हम किस में डिवाइड करते हैं, दो स्मॉल फोर्सेस में। ऐसे ही है, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक उसका होता था एक्स कंपोनेंट और एक उसका होता था वाई कंपोनेंट, ये आपको याद होगा। ऐसे ही है, एक्स कंपोनेंट, इस फोर्स का अगर हमने एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो उसका फॉर्मूला था एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही है, और हमने इस फोर्स का वाई कंपोनेंट फाइंड करना होता था तो उसका फॉर्मूला होता था एफ इंटू साइन थीटा। एंगल क्या होता था, थीटा। जिस एंगल पे फोर्स एक्ट कर रही होती थी वो थीटा, और एफ यानी वो फोर्स है। बात समझ में आई? तो आप टोटल फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करो, इस एंगल के साइन से, तो आपके पास वाई कंपोनेंट आ जाता था। ऐसे ही है, हम इसको करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी फोर्स है 6 न्यूटन, ठीक है। एंगल आपका है, मिसाल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी एंगल हमने फ़र्ज़ कर लिया, यहाँ पे आप जैसे कर लें 45 हमने फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एफ़ आपका 6 है और साइन थीटा आपका 45 है। अब साइन 45 आपका आई थिंक 0.707 होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर आता है 5.2 न्यूटन। तो इस टोटल फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना आ गया, 5.2। इसी तरह से आप एक्स कंपोनेंट भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एंगल की वैल्यू पुट करें, पहले आप साइन फाइंड, जैसे आपने पहले इस एंगल का साइन लिया था, कैलकुलेट किया, जो आंसर आया साइन 45 का आंसर ये आया, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब इस तरह से यहाँ पे एंगल का कॉस कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसे ही है,
तो हम ऐसा क्यों करते हैं, अपने फोर्सेस को डिवाइड क्यों करते हैं? आपको सिखाया गया था ताकि हमारा एक बड़ी फ़ोर्स को डिवाइड करने का मकसद ये होता है, एक तो आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, ठीक है, और दूसरा आपको समझ आ जाता है। जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि हम किसी बड़े काम पे अगर प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और इतना अच्छे से हो नहीं पाता। फिर हम क्या करते हैं, उस काम को डिवाइड करते हैं, छोटे पोर्शंस में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल कि कोई बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आप कहते हो कि मैं फ़र्स्ट डे में इतना काम करूँगा, सेकंड डे में इतना काम, थर्ड डे में मैं फाइनली इसको कंप्लीट कर दूँगा। तो आपने क्या किया, अपने एक प्रोजेक्ट को 3 दिनों में डिवाइड किया। पहले दिन मैं इतना प्रोजेक्ट का इतना % कंप्लीट करूँगा, सेकंड डे में और इतना % कंप्लीट करूँगा, लास्ट डे में फाइनली जितना % रह गया वो काम उसको कंप्लीट कर लूँगा। सिलेबस की मिसाल है ना, जैसे होमवर्क में होता है कि आपको समर हॉलीडेज़ मिले तो आप एक दिन में तो कवर कंप्लीट नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं। आप कहते हैं मैं 15 डेज़ में मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करूँगा, फिर फर्दर 15 डेज़ में इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करूँगा, फिर लास्ट में मैं फिर उर्दू, इस्लाम। इस तरह से आप अपने डेज़ में अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके अपना हॉलीडे वर्क कंप्लीट करते हैं, आपका काम भी अच्छे से हो पाता है और आपको फ़ायदा होता है। तो इसी तरह से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, हम बड़ी फोर्स को दो उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गया कि हम फोर्स को डिवाइड क्यों करते हैं, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट के। हर फोर्स का एक एक्स और वाई कंपोनेंट में हम उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम उसको डिवाइड कर लें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। खैर, अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में आपको मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, एक ट्रायंगल बन जाए, दोबारा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलें, एफ है, ये आपकी एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक चीज़ गौर करने वाली है कि आपकी ट्रायंगल बन रही कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री की ट्रायंगल, ऐसे ही है। तो इस वजह से हमने इस पर क्या अप्लाई किए थे, फोर्स फाइंड करने का भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था 9th क्लास में। खैर हम उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपकी ट्रायंगल जब बनती है तब ही आपके फोर्स के कंपोनेंट जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। हम क्या करते हैं, एक फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं हमेशा एक ट्रायंगल बनती है। ऐसे ही और कौन सी बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है आपको पता है कि इस पेंडुलम जिसके साथ धागा, जिसके साथ पेंडुलम को बॉब को हमने बांधा हुआ है, टेंशन कहाँ पे एक्ट कर रही है, ऊपर वाली साइड पे। ऐसे ही धागे में आपको बताया गया था टेंशन वो फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ एक्ट करती है, और इसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नीचे वाली साइड पे एक्ट कर रहा है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके वेट की बात करें, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इसकी किस वजह से है, इसके वेट की वजह से। इसका वेट इस पॉइंट पे अगर हम ले आएँ तो इसका वेट इस साइड पे एक्ट कर रहा है। ऐसे ही है, इसका वेट किस साइड पे एक्ट कर रहा है, इस साइड पे। अगर हम इसके वेट को भी, जैसे हमने फोर्स को यहाँ पे डिवाइड किया था, यह आपकी टोटल फोर्स थी F, इसको हमने एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड किया था। ऐसे ही है। अब यहाँ पे वेट भी जो है, वेट भी तो इसके रिस्टोरिंग फोर्स का ही काम कर रही है। ऐसे ही है। आपका वेट, जैसे हमारा वेट जो होता है, हम ज़मीन पे जितनी फोर्स लगाते हैं वो किसके इक्वल, जितना हमारा वेट है, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरा वेट नीचे कर रहा है, उतनी फोर्स ज़मीन पे लग रही है। जैसे इसकी मिसाल ऐसी है, आप बेड पे बैठते हैं तो बेड नीचे की तरफ मूव करता है, क्यों, या सोफ़ा पे बैठे नीचे की तरफ मूव करता है, क्यों, क्योंकि जितना आपका वेट होता है उतनी फोर्स आप उस पर सरफेस पे अप्लाई करते हैं, वो उतना ही नीचे मूव कर जाता है। बात समझ में आई। तो जितना इसका वेट है उतनी फोर्स उस डायरेक्शन में वेट नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम इसके वेट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लें, ये ट्रायंगल बन गई आपकी। ये अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपको लग रहा होगा ये बेस है। जैसे ये ट्रायंगल की बेस है और ये क्या होता है, इस साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और इस साइड को ट्रायंगल के क्या क्या नाम देते हैं, हाइपोटेनस का नाम देते हैं। किस साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर बेस। लेकिन यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि बेस है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से रोटेट करके इस तरह से शो कर दूँ, जैसे ट्रायंगल ऐसे, अगर मैं इसको इस तरह से शो मेंशन कर दूँ, ये वही ट्रायंगल है, इसको मैंने इस तरह से कर दिया, अब क्या हो गया, ये आपके क्या बन गई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, हाइपोटेनस। बेसिकली मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। ठीक है। तो ये आपका वाई कंपोनेंट होता है फोर्स का, और ये होता है एक्स कंपोनेंट, और ये टोटल फोर्स एफ है। ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ट्रायंगल का यहाँ पे ये परपेंडिकुलर साइड है और ये आपकी बेस है, कैसे पता चलता है, इसकी भी एक लॉजिक है। आप याद रखिएगा हमेशा, जो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखें, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के ऑपोजिट पे हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड पे हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के ऑपोजिट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर।
अब 90 डिग्री के एंगल के जो साथ ये लाइन चल रही होती है इसको बेस कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? बेस। तो ट्रायंगल्स में आपने पता करना है, कई बार आपने देखा होगा 8 क्लास का मैथ्स भी, उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल को ज़रा रोटेट करके उन्होंने रखा होता है, उसमें समझ नहीं आती परपेंडिकुलर क्या है, बेस कौन सी जगह है। हाइपोटेनस का समझ आ जाता है क्योंकि वो इस तरह की लाइन हमेशा हाइपोटेनस ही होती है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में फ़र्क करना मुश्किल होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं, आपने याद रखना है, मैं दोबारा बता दूँ, 90 डिग्री के जो साइड पे ऑपोजिट साइड होती है, ऑपोजिट ये हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस का ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बेस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के एंगल के साथ इस तरह से चल रही होती है। अब यहाँ भी आप ज़रा गौर से देखें, 90 के ऑपोजिट पे हाइपोटेनस है, और हम अपने हाइपोटेनस को टोटल फोर्स कंसिडर करते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस को टोटल वेट कंसिडर किया हुआ है। ये परपेंडिकुलर आ गई, हाइपोटेनस को ऑपोजिट पे परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के एंगल की जो साथ साइड चल रही होती है उसको हम बेस का नाम देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे देखा था एक्स कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम बात करें वेट की, तो फोर्स की जगह क्या आ रहेगा? वेट। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, तो वेट क्या आ रहेगा? डब्ल्यू वाई, और ये क्या आ रहेगा? बेस क्या आ रहेगी? डब्ल्यू एक्स आ रहेगी। यानी बेस हमेशा आपकी एक्स कंपोनेंट के तौर पर चलती है। ठीक है। इसको बाकी को इरेज कर लेते हैं, पॉइंट्स को, बाकी डायग्राम को इरेज करके सिंपल से इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। बेस हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? वाई कंपोनेंट। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फोर्स की जगह वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया मैं फोर्स की जगह वेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जितना इसका वेट है उतनी नीचे साइड पे फोर्स लगा रही है। जैसे मैंने अपनी अभी एग्जांपल दी, जितना हमारा वेट होता है हम उतनी फोर्स लगाते हैं। ये वेट का वाई कंपोनेंट ये है और एक्स कंपोनेंट ये है, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर है, इसको हम परपेंडिकुलर से मेंशन करते हैं, और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि बेस का काम कर रही है। ठीक हो गया। अब जैसे फोर्स के दो फार्मूला थे, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला था एफ कॉस थीटा और एफ वाई होता है एफ साइन थीटा, ऐसे ही है। इसी तरह अगर इस फार्मूला में यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आ गया? वेट आ गया, तो हम फोर्स को वेट से चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसकी कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे वेट है, ये टोटल वेट है, डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा? टोटल वेट इंटू साइन थीटा, और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये वाला टोटल वेट इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही कहेंगे ना, ऑब्वियसली हम इसको ऐसे ही समझेंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे वेट है, मैंने इस फॉर्मूला वही है, जस्ट फोर्स की जगह वेट आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस केस में हमने फोर्स को वेट के इक्वल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जितना उसका वेट है उतनी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो आपने 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स में भी कई ऐसे न्यूमेरिकल्स होते थे जिसमें आप वेट को फोर्स के इक्वल करके अपनी वैल्यूज़ फाइंड करते थे। तो ये वही केस है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जहाँ जहाँ फोर्स आई थी वहाँ पे अपने वेट को पुट कर दिया, और फॉर्मूला बाकी सारा वही है। ठीक है। और अगर हम इसको फर्दर समझें, आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, यहाँ पे इसको ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं फोर्स वेट के इक्वल है, और हमें पता है कि आपका वेट किसके इक्वल होता है? मैस इनटू ग्रेविटी, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू वाई को मैं अगर वेट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूँ एम जी साइन थीटा, ठीक है। और नीचे अब एक्स कंपोनेंट को देख लेते हैं, वो क्या होता है? डब्ल्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी मैं डब्ल्यू की जगह क्या करता हूँ? उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू एम जी और कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दी, ऐसे ही है। अब बात ये इसको यहाँ पे भी मेंशन करती है कि डब्ल्यू वाई, मैं डब्ल्यू वाई की जगह अब यहाँ पे ना डब्ल्यू वाई नहीं लिख रहा, एम जी साइन थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने डब्ल्यू वाई को मेंशन किया हुआ एम जी साइन थीटा, और डब्ल्यू एक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम जी कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब बात ये है कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जो है वेट का वो वाकई काम कर रहा है, एम जी साइन थीटा यानी वाई कंपोनेंट काम कर रहा है या फिर आपका एक्स कंपोनेंट? चलें इसको मेंशन कर ही लेते हैं, डब्ल्यू वाई या फिर डब्ल्यू एक्स, कौन सा काम कर रहा है। आपने फ़िज़िक्स में एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है, जो आपका फोर्स का कंपोनेंट काम कर रहा हो हम उसको सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं, बाकी दूसरा कंपोनेंट काम ना करो तो हम उसको ज़ीरो कंसिडर, वो कैंसिल हो जाता है। कैसे? आपका पेंडुलम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऐसे, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? ये वाई कंपोनेंट में मूव कर रहा है। आपका वाई कंपोनेंट ऐसे चल रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्स कंपोनेंट में कोई मूवमेंट आप देख रहे हैं, यानी आपका पेंडुलम ऐसे वाई कंपोनेंट में मूव कर रहा है, हमने इस मूवमेंट को इसका वाई कंपोनेंट कंसिडर किया। वैसे ही है, एक्स कंपोनेंट में कोई मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे? नहीं हो रही। यानी अगर एक्स कंपोनेंट में मूवमेंट होती तो ये तो इस तरह से ऊपर नीचे इसको पेंडुलम को मूव करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। इसका क्या मतलब है? सिर्फ वाई कंपोनेंट किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा, सिर्फ यही काम कर रहा है।
तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। एक्स कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, उसको हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। अब आप ये कहेंगे कि एक्स कंपोनेंट को ज़ीरो क्यों किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि उस डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट अगर हम देखें, ये तो ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट आ रही है ना इस तरह से। वाई कंपोनेंट की मूवमेंट क्या है, इस तरह से, देखें ना, ये इस तरह से मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स में मूव नहीं कर रहा है। एक्स को हमने क्या समझा है, एक्स की मूवमेंट ऊपर और नीचे, और वाई कंपोनेंट की मूवमेंट है इस तरह से। तो बात समझ में आई कि एक्स कंपोनेंट में अगर ये मूव कर रहा होता ना, तो ये इस तरह ऊपर नीचे मूव करता है, फिर हम उसको भी कंसिडर करते, हम उसको भी देखते कि ये ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम हमेशा ऐसे मूव करता है, ना कि ऊपर नीचे इस तरह से मूव करता है। अब इसको कैंसिल करने का रीज़न क्या है, इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से ऑनेस्ट होकर काम कर, कुछ लोग हैं जो मतलब कि बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सैलरी उतनी मिल रही है जितनी बाकियों को मिल रही है। तो अब बॉस जो है वो देखता है कि ये लोग तो काम ही नहीं कर रहे, बस आराम से बैठे रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अटेंडेंस लगाई, तो वो उनको कंसिडर नहीं करता। वो नेक्स्ट टाइम उनको कहते हैं कि आपने काम करना है तो ठीक है, वरना यू आर फायर्ड। उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, उन्होंने वो किसको देख रहा है, जो काम कर रहे थे ऑनेस्टली, जो आउटपुट दे रहे थे बॉस को, मतलब कि जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करते थे, जो अच्छे से काम करते, बॉस ने उनको कंसिडर करिए, बाकी उसने सबको कैंसिल कर दिया। तो फिज़िक्स में भी ऐसे होता है, आपका जैसे मैंने वेट को दो उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, हमने सिर्फ फिज़िक्स में उस डायरेक्शन को देख रहा होता है जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, दूसरा जिसमें काम नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। भाई कॉमन सेंस है, ऊपर नीचे मूवमेंट ही नहीं है, ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऊपर नीचे मूवमेंट ज़ीरो है। कोई चीज़ कैंसिल कब होती है, जब वो ज़ीरो हो जाए। तो इसीलिए इस पेंडुलम के केस में आपका जो कंपोनेंट काम कर रहा है वो है एम जी साइन थीटा। कौन सा काम कर रहा है, एम जी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका पेंडुलम मूव कर रहा है। तो फिज़िक्स में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है हम उसी पार्ट को कंसिडर करते हैं, बाकी क्या है, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे मूवमेंट है ही नहीं, ऊपर नीचे वाली मूवमेंट तो ज़ीरो है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा ऊपर नीचे, वो तो आगे और पीछे इस तरह से मूव कर रहा है। तो आगे पीछे को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे है क्योंकि ये ट्रायंगल का अगर हम देखें, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर पार्ट कौन सा होता है, वाई कंपोनेंट वाला पार्ट होता है, और ये वाला क्या होता है, बेस हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट। इसको वर्टिकल पार्ट कहते हैं ना, इस एफ वाई को हम वर्टिकल कंपोनेंट का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। और इसको हम क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक हो गया। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, और ये आपकी कौन सी लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो आपका जो ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये साइड परपेंडिकुलर बन रही है। वैसे तो दिखने में बेस ही, लेकिन मैंने अभी बताया कि परपेंडिकुलर क्यों है, ये 90 का एंगल, ये सारी चीज़ें। तो आपका अपने याद रखना है, फिज़िक्स में आप फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, सेकंड ईयर में भी आएंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी चीज़ मूव करिए हम उसी कंपोनेंट को देखते हैं। जैसे अभी वाई डायरेक्शन में मूव करें हम उसी को देखेंगे। एम जी कॉस थीटा ये ऊपर से नीचे है, अगर ये ऊपर नीचे पेंडुलम मूव कर रहा तो फिर हम उसके एम जी कॉस थीटा जो वेट का दूसरा कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट, फिर हम उसको भी कंसिडर करते हैं। लेकिन उस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, पेंडुलम ऐसे तो मूव ही नहीं कर रहा, वो तो आगे पीछे मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो आपका वेट का कंपोनेंट इस पेंडुलम के केस में काम कर रहा है वो है आपका वाई कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, इसलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम तीसरा केस था। इसी के साथ आपके आते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कि अगर आपने फाइंड करना है पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या, जैसे मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट है। पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो ज़रा क्या है, वो डिफरेंट है। वो क्या है उसको आपने देखना है गौर से। उसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, t इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। अब लेंथ क्या है, लेंथ ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक पेंडुलम के नीचे वाली साइड तक, पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, जहाँ से इसको बांधा हुआ है वहाँ से लेकर बॉटम जहाँ तक वो मतलब के बॉब का नीचे वाला हिस्सा, वहाँ तक उसकी जो होती है वो उसकी लेंथ होती है। ठीक हो गया। वो लेंथ कितनी भी हो सकती है, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, वो कुछ भी हो सकती है। जी क्या है, ग्रेविटी। अर्थ पे अगर हम पेंडुलम की टाइम पीरियड फाइंड करें तो ग्रेविटी की वैल्यू 10 होगी, अगर मून पे करें तो ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 है। इसका क्या मतलब है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो पेंडुलम की लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। लेंथ पे डिपेंडेंट है और आप जिस प्लैनेट पे प्रैक्टिकल कर रहे हो उसकी ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। फिज़िक्स में जितने भी फार्मूलाज होते हैं, किसी भी चीज़ का जो फार्मूला है वो उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। इस बात का मतलब क्या, जैसे हमने पढ़ा था प्रेशर का फार्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब है प्रेशर फोर्स और एरिया पे डिपेंड करेगा, मैस पे डिपेंड नहीं करेगा। मैस तो उसके फार्मूला में है ही नहीं। ठीक है, तो
फिज़िक्स में जैसे प्रेशर का फॉर्मूला एफ ओवर ए है, तो फिज़िक्स प्रेशर जो है फोर्स और एरिया की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्रेशर भी चेंज होगा, या एरिया की वैल्यू चेंज होगी, प्रेशर फिर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए टाइम पीरियड जो है वो लेंथ जो पेंडुलम की है उस पर डिपेंड करेगा या ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। पेंडुलम की लेंथ चेंज हो गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। या ग्रेविटी की वैल्यू जैसे अर्थ पे 10 है, मून पे करो वो 1.6 हो जाएगी मून पे, तो टाइम पीरियड फिर चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या है? एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए। मिसाल है ये ओ पे, मैं इसको ए पे लेके आता हूँ, ए पे ला के छोड़ूंगा, ये कहाँ जाएगा? बी की तरफ, बी से फिर ए पे। तो कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई? वन वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जब आप किसी चीज़ को एक्सट्रीम पोजीशन पे लाते हो। ए इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ला के छोड़ो वो मूव करके दोबारा उधर ही आ जाए एक बार। कितनी बार? एक बार। तो तब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। दो बार आए तो फिर दो वाइब्रेशन होगी, और दो वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड नहीं होता। इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम 2 सेकंड्स लगा है, वो टाइम पीरियड है। अगर इसको दो वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम 4 सेकंड लगेगा तो वो टाइम पीरियड नहीं है, वो कोई भी ऑर्डिनरी टाइम हो जाएगा। ऑर्डिनरी टाइम को हम स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डिनरी टाइम क्या होता है? बेसिकली ऑर्डिनरी टाइम ये होता है कोई भी टाइम, आपको घर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है या आपको स्कूल में आने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको स्मॉल टी से शो करते हैं। टाइम पीरियड स्पेशल एंड दैट इज़ फॉर वन वाइब्रेशन। और आपको मैंने बताया है, ये मैंने पेंडुलम को यहाँ से ला के छोड़ा, ये मूव करके दोबारा इधर आए उसी पॉइंट पे एक बार, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट है। तो उसके लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टाइम पीरियड चेंज होगा अगर मैं इस बॉब का वज़न चेंज कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इसका मास 2 kg था, अब मैंने बड़ा बॉब लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके साथ एक बड़ा बॉब अटैच कर दिया 4 किलो का। अब जेन में ये आता है कि इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, यानी एक वाइब्रेशन, मिसाल है पहले 2 kg इसका जो मास था, इसके साथ 2 kg था और एक टाइम पीरियड इसका था 2 सेकंड्स, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड टाइम लग रहा था। अब मैंने इसका वज़न कर दिया 4 किलो, तो अब भी आपका जो टाइम पीरियड है 2 सेकंड रहेगा, यानी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए टाइम 2 सेकंड लगेगा। मोस्टली लोग कहते हैं हाँ जी अब टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करे। मैथ्स तो इसके फॉर्मूला में आ ही नहीं रहा, वज़न की तो बात ही नहीं हो रही। आप वज़न जितना मर्ज़ी डाल दो, पहले 2 सेकंड टाइम लग रहा है, अब भी उतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब भी उतना टाइम लगेगा, लेकिन आपने वज़न एक हद का डालना है जितना ये आपका स्ट्रिंग जो है धागा है उसको बर्दाश्त कर सके। धागा बर्दाश्त करा, फिर आप वज़न जितना मर्ज़ी बनाएं। पहले जितना टाइम पीरियड लग रहा था अब भी उतना ही टाइम पीरियड रहेगा। दूसरा, एम्पलीट्यूड की भी बात आती है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को भी यहाँ पे देख लेते हैं गौर से कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड आपका बेसिकली ये होता है, इसको ज़रा गौर से देखें, ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट ए है। मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। मीन से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन और एक्सट्रीम के दरमियान उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहते हैं। ये इसको एम्पलीट्यूड हमने शो कर दिया। अब वो कहते हैं पहले एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर था, तो फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड था 2 सेकंड्स। अगर हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, यानी इस पेंडुलम को अब हम यहाँ तक ले आए हैं, अब आपका एम्पलीट्यूड यानी सेंटर से डिस्टेंस जो हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, अब भी टाइम पीरियड उतना रहेगा या चेंज हो जाएगा? मुझसे लोग कहते हैं कि नहीं अब चेंज हो जाएगा। नहीं, अब भी टाइम पीरियड 2 सेकंड्स रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, टाइम पीरियड आपका लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of mass and amplitude, यानी मैस और एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मूला में लेंथ और ग्रेविटी है, वो सिर्फ उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। अगर आप पेंडुलम की लेंथ चेंज करेंगे फिर टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पेंडुलम की लेंथ अभी ऊपर से नीचे यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, अगर मैं बड़ा पेंडुलम लगाया तो यानी अब मैंने इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर कर दी है, अब टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये थोड़ा सा टफ है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने क्या नाम है पेंडुलम के वो एक्स और वाई कंपोनेंट में उसके वेट को रिजॉल्व करते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है।
ये आपके 9th क्लास का मैंने रेफरेंस इसीलिए दे दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। और दोबारा बता दूँ, इस केस में फोर्स वेट के इक्वल था, इसीलिए मैंने क्या किया, एफ़ की जगह वेट पुट कर दिया, बाकी सारा फार्मूला वही रहा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मुझे ईमेल करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।